नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी मुद्दा था कि मुंबई पुलिस के वो जो जाबाज 7 शूटर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, पहले दया नायक, बाद में प्रदीप शर्मा, सचिन बाजे और भी बहुत लोग जो निर्दोष लोगों को सरेआम गोली मार करके प्रतिष्ठा और पैसा और प्रमोशन पाते थे, उन्हें अब ये बात का एहसास हो गया होगा कि एक आम गरीब आदमी को मारना और देश के सबसे बड़े उद्योगपति को धमकाना में क्या अंतर होता है। वो लोग जरूर इस मनसा पाप को, हालांकि वो क्रियान्वयन तो नहीं हो पाया, होगा भी कैसे महाराज। अगर विपक्ष की माने तो वो कहते हैं ना कि अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता। वो तो विपक्ष की आशंका है या राजनीतिक संगूफा है। अभिषेक जी कृपया बताएंगे कि मेरा आवाज साफ आ रहा है, सुनाई दे रहा है क्या? प्लीज लिखे ना, क्योंकि 2-3 दिन से फेसबुक पर मेरी आवाज साफ नहीं आ रही, मैं बाद में सुनता हूँ तो कृपया जरा बताएं कि क्या मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है। जो भी लोग सुनते हो कृपया जरूर बताएं। तो अगर उनकी मान लें तो आप जो देश चला रहा है उसको धमकाने की हिम्मत कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हुई ना। इसको बोलते हैं जल में रह मगर से बैर। खैर, आज मुद्दा वो नहीं था। उन लोगों ने गुंडा बदमाश अपराधियों का भी इनकाउंटर किया होगा, लेकिन जौ के साथ खून पीस जाता है ऐसा कहा गया है। तो उसी में कुछ लोग मारे गए होंगे या ये लोग मारे होंगे जानबूझ करके। कुछ राजनीतिक हत्याएं भी की होंगी, क्योंकि तीनों लोगों का राजनीति पार्टी से संबंध था। दोनों के दोनों वर्तमान सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं, शिवसेना के पार्टी में भी रहे। एक तो निलंबन के बाद चुनाव भी लड़े थे और बाद में जब सैया कोतवाल भय तो इनको वापस कोतवाली में ले लिया गया। खैर, वो अलग मुद्दा, मेरा वो विषय नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जो देश भर के हमारे जवान सिपाही हैं, उन लोगों को इन लोगों से सीख लेनी चाहिए कि आप किसी राजनीति का पैसे के बल, प्रलोभन और प्रतिष्ठा के या प्रभाव के बल पर निर्दोष लोगों को मारेंगे तो सजा इसी जीवन में पाएंगे। आपको कहीं स्वर्ग नरक बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, यही दिखेगा। कितना हास्यास्पद और चिंतनीय विषय है कि ये लोग कुछ लोगों को पकड़ करके जेल में भी डाले होंगे। आज उसी वैरक में ये स्वयं भी है। सिनेमा में हम देखते हैं कि हीरो इनकाउंटर करता है, बाद में जेल चला जाता है, तो वो जो कैदी को गिरफ्तार किया गया वो कितनी खिल्ली उड़ाते हैं। ईश्वर करे कि इनको ऐसी जलालत ना झेलनी पड़े। लेकिन ये देश के तमाम सिपाहियों को ये एक तरह से सीख है कि आप कानून के आगे झुके और कानून का बात मानिए। मारना आपका काम नहीं है, आप जज के पास लेके जाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हों जो लातों के भूत होते हैं, मारने के बगैर मानते ही नहीं है, उनको मारिए, लेकिन किसी आकाओं को खुश करने के लिए ना मारिए। आम जनमानस को खुश करने के लिए मारिए, तभी आपका इकबाल रहेगा। नहीं तो आप परिणाम देख रहे हैं मुंबई के उन लोगों का। वो तीनों लोग आज जेल में हैं। हमने दिल्ली में भी देखा है कि नामजद पुलिस अफसर थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में मृत पाए गए, गोली मार दिया गया उनको। इस तरह के बहुत हमने देखा है। तो स्वर्ग नरक यही है। आप इस चीज को सोचिए और जन कल्याण का काम करिए, जन हत्या का काम ना करिए। आज मुद्दा ये नहीं था। आज मुद्दा था सीबीएसई बोर्ड के जो परीक्षाएं कोरोना के वजह से
निलंबित करके उनका मूल्यांकन करने की जो बात की गई है उस विषय पर। उसके पहले थोड़ा एक चुटकुला बोल देते हैं, हंसने के लिए है। एक व्हाट्सएप पर आया कि यार कोरोना में परीक्षा स्थगित करने से सबसे ज्यादा दुखी लालू प्रसाद यादव हुए। नीचे लिखा इसलिए कि यार इस टाइम उनके दोनों बच्चे मैट्रिक इंटर में होते तो वो इंटर पास करते होते। ये हंसने के लिए, आप लोग जरा सीरियस हो गए थे, हंसिए, ये मेरा विषय नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा। खैर, मैं जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा मूल्यांकन की बात पर अपना बात रखने से पहले हाथ जोड़ के एक स्व घोषणा कर दूं, मतलब डिक्लेरेशन, कि मित्रों, ना तो मैं शिक्षक हूँ, ना ही शिक्षित हूँ, ना ही शिक्षा से संबंधित किसी बात पर बोलने का मुझे अधिकार है। शिक्षित मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं काले के जिस सिद्धांत से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है वो यही करता है जो आज ग्रेडिंग सीबीएसई बोर्ड कर रही है। मतलब वो विद्वान नहीं बनाता, आदमी को ग्रेडिंग करता है और ग्रेड में बांटा है। अंग्रेजों ने भी यही किया था कि भाई भारत को भारतीयों में ग्रेड कर दो, अपर ग्रेड, लोअर ग्रेड, मीडियम, लोअर ग्रेड, ये सब कर दो। जनेंद्र भाई नमस्कार। जनेंद्र भाई, मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? जरा कृपया लिखे ना, क्योंकि 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ बाद में कि मेरी आवाज बिल्कुल साफ नहीं सुनाई दे रहा है। अगर सुनाई दे रहा है तो राधे श्याम आप भी लिख के बताइए। कोई आदमी तो लिखे कि मेरी आवाज साफ आ रही है कि नहीं। जनेंद्र भाई लिखे, राधे श्याम लिखो, कोई लिखो यार, ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रहा है कि नहीं। क्योंकि 2-3 दिन से मेरा फेसबुक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, पता न क्यों। मैं किसी चैनल पर बोल रहा हूँ, वहाँ आवाज साफ आ रहा है, इसी मोबाइल से, इसी व्यवस्था से, लेकिन फेसबुक लाइव पर डिस्टर्ब हो रहा है। कोई आदमी कृपया मार्गदर्शन करे जो सुन रहे हैं। तो मैं काले को शिक्षक की बात मानता ही नहीं तरीका, इस वजह से मैं कहा कि मैं शिक्षित नहीं, इसीलिए मुझे शिक्षा पर बोलने का अधिकार नहीं। लेकिन मैं भारत का नागरिक हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, समाज की कमी बेसी मजबूरी जरूरी पर चर्चा करना मौलिक अधिकार है हर भारतीयों को, इसीलिए मैं अपना बात रख रहा हूँ। मित्रों, हमारे देश भर के विद्यार्थियों का जितना रुपया खर्चा होता परीक्षा कराने में, मतलब सैनिटाइजर खरीदना, ग्लव्स दे देना, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, अगर जनेंद्र भाई की भाषा में कहा जाए तो 2 सूट की नीलामी कर देते तो आ जाता। जी राकेश भाई, क्लियर आ रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने प्लेटफॉर्म बदला, मैं अपने पेज से हट करके फेसबुक पर आया, तो हो सकता है पेज को डिस्टर्ब किया हो फेसबुक ने। ठीक है जनेंद्र, नमस्कार, धन्यवाद। साफ आ रहा, हाँ बहुत, हाँ राधा साहब बहुत बढ़िया। आज आपका विषय है समान शिक्षा पर बात करते हो, कुछ कमियां हो तो रहो, क्योंकि आप एक समान शिक्षा पर दिल्ली से लेकर के बलिया तक लड़ाई लड़ते हैं। जनेंद्र, ये राधे श्याम यादव है, मेरे गांव का लड़का है, मेरे तो बच्चे समान है। हालांकि हमारे बैरिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी का घोषित विधायक कैंडिडेट है, और इस लड़के ने पूरे देश में एक समान शिक्षा हो इस बात का लड़ाई लड़ता है। दिल्ली के पार्लियामेंट तिलक मार्ग थाने में भी गिरफ्तारी दिया था, पार्लियामेंट थाने में भी दिया था, बिहार, यूपी कई दाग पद यात्रा, और भूईपुरी, आप नहीं समझते होंगे जनेंद्र, भूईपरू क्या बोलते हैं, मतलब जमीन पर लेटते लेटते जाना, मतलब जो जमीन पर लेट लेट करके पद यात्रा किया था इस आदमी लड़के ने। मेरे लिए तो लड़का है, छोटा ही बच्चा ही अभी, लेकिन काम बहुत बढ़िया है इसका, और एक समाज शिक्षा पर ये लड़ रहा है। आपके नेताजी ने भी इसकी बड़ी तारीफ की थी, राजभर ने, राजभर इसको मिल करके इसकी तारीफ किया था इस बच्चे का कि तुम बहुत बढ़िया काम करो। हरनारायण जी तो हमारे यहाँ के हैं, और ये लड़का तो खैर हमारे गांव का ही है। तो एक शिक्षा पर, आज राधे श्याम शिक्षा पर बात हो रही है, तुम भी अपनी कुछ बात रखो। मेरा ये कहना है कि मेरी बेटी अभी एमएससी की परीक्षा दी, अगर उसका एमएससी का परीक्षा वर्चुअल हो सकता है, प्रधानमंत्री अभी G7 देशों का समिट को वर्चुअल कर सकते थे, अमेरिका में मिले। मतलब आजकल वर्चुअल बहुत जमाना है, अगर इस तरह की परीक्षाएं आयोजित हो सकती थी तो ये थ्रेडिंग, ग्रेडिंग, मतलब ये वर्गीकरण, हम लोग समाज में वर्गीकरण समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है। एक तरफ तो हम जात तोड़ो समाज जोड़ो ऊंच नीच की लड़ाई खत्म कर रहे हैं, और दूसरे आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। मतलब वर्गीकरण क्यों?
भाई उसका परीक्षा लिए सबसे बेस्ट है कि आप परीक्षा में बैठ, परीक्षा दे और अपना मूल्यांकन करा, जितना तू डिजर्व करता हो उतना तुझे नंबर मिलेगा। ये बात करने से पहले मैंने 2-3 शिक्षाविदों को फोन किया, क्योंकि आज मैं शिक्षा पर बोलता था, तो मैं चूंकि शिक्षित नहीं हूँ, मैं शिक्षा से मेरा कोई भेंट नहीं है, शिक्षा के विषय में 100 भी मुझे नहीं मालूम, तो मैं कुछ शिक्षाविदों को फोन किया, बहुत बड़े बड़े लोगों को। एक आदमी तो खैर सीबीएसई के चेयरमैन है, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, IAS अफसर हैं। मेरे मित्र में बिहार का है, आप लोग नाम जान गए, उनको भी सीधा फोन घुमाया। हमारे एक मित्र UGC के चेयरमैन से रिटायर हुए हैं, उनको भी फोन घुमाया। एक वर्तमान वाले को भी फोन घुमाया। मैं 4-5 लोगों से आज बात किया। उन सब लोगों का एक ही बात कहना था कि हम अवकाश ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन फेसबुक पर तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अभी भी हमको किसी न किसी के इसमें लपेटा जा सकता है। लेकिन जो आप कह रहे हो उसका ही क्या सही है? क्या आपको लगता है कि जो लड़के परीक्षा देते हैं उनका पेपर का मूल्यांकन भी उचित और ईमानदारी से होता होगा? मैं बोला सर ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, वो भी आप कर रहे हैं। बोला हाँ कर रहा हूं। आपको पता है जो पेपर वाले लोग होते हैं, मैं चूंकि मैं कह रहा हूँ तो मेरे नाम से जाएगा, मैं तमाम शिक्षकों से क्षमा मांग के कह रहा हूँ कि क्या वो बिल्कुल ईमानदारी से पेपर का मूल्यांकन करते हैं? सुना तो ये गया है कि एक पेपर पर कुछ निश्चित राशि मिलती है, तो वो धड़ाधड़ 10, 20, 50 फालतू का ही मूल्यांकन कर देते हैं। अब उसमें मान लो चाय में चीनी कम पड़ गई होगी तो कम नंबर मिल गया, ज्यादा पड़ गई होगी तो ज्यादा नंबर मिल गया। घर में बैठ के करते हैं, अगर पत्नी ने डांट दिया है तो नंबर ज्यादा हो गया, कम हो गया। मतलब वो पेपर का बोला, क्योंकि जब स्कूटनी में वो पेपर आती है तो कई लड़कों का नंबर बढ़ जाता है, कईयों का घट जाता है। आखिर क्यों? अगर मान लीजिए 5 प्रश्न का, मैं भी परीक्षा तो दिया हूँ, मैं शिक्षित नहीं उसका मतलब थोड़ी है कि परिचय नहीं दिया है, मैं परीक्षा दिया हूँ। कोई 5 प्रश्न करने का आता था और हमने 5 प्रश्न कर दिया, पता चला 30 नंबर आया, मतलब 5 में से मेरा 4 गलत होगा। हाँ धर्मेंद्र सुभाषिर्वाद 4 गलत होगा। फिर माने जब मूल्यांकन के बेला पता चला वो तो 4 सही थे, मतलब मूल्यांकन करने वाला आदमी गलत था। मैं बोला कि सर ये बात तो आपका बिल्कुल उचित है, लेकिन अब इसका भी क्या किया जाए? बोला राकेश जो तुम बात कह रहे हो ये बहुत बड़ा व्यापक प्रश्न है, और ये तुम जैसा आदमी का फेसबुक पर मैं देता हूँ, 2 दिन बाद 2, 4, 5, 10 हजार लोग देख लेते हैं, तो 10,000 लोग 140 करोड़ लोगों में क्या प्रभावित करेंगे? ये बात तो समाचार चैनलों वालों को चलाना चाहिए। तो वो तुम देख ही रहे हो कि समाचार चैनल तो मतलब खाता ना बही, जो सरकार चाहे वही सही वाला पर है। चाहे वो राजीव गांधी जी की सरकार थी तो उनका भी फोटो बार बार तस्वीर आता था दूरदर्शन पर। स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव की सरकार थी तो वो भी सूरज की तरफ 4 कदम जा रहे थे। अटल जी की सरकार आई तो वो तो फिल्बुडी कर रहे थे। और अभी मोदी जी की सरकार में तो शौचालय में ही कैमरा नहीं है, नहीं तो बाकी हर जगह तो कैमरा है ही है। मतलब कैमरा जीवी दुनिया बनी हुई है, वो चाहे राजीव गांधी से लेकर के श्री नरेंद्र मोदी तक हो। तो उसमें कोई इस विषय पर चर्चा नहीं करता राकेश परमार, जो तुम करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा बात कोई नहीं सुनेगा। लेकिन फिर भी तो मैंने बोला कि सर जानते हो मैं गांव का आदमी हूँ, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर तुमको सांप का मंत्र आता है और नदी उस पार किसी को सांप काटा और तुम्हें पता चल गया, तो तुम नदी में वहां तक जाओ जहां तक तुम डूब नहीं रहे हो, और बिल्कुल यहां तक अब लगे कि इसके आगे बढ़ने से मैं डूब जाऊंगा, तो वहीं से तुम मंत्र पढ़ो सांप का। जानते हो राकेश, वो मंत्र उस आदमी को जाकर के लगेगा और उसका विष हरण हो जाएगा। तो हम उस कल्चर के लोग हैं। मैं जानता हूं कि सांप झाड़ने से ठीक नहीं होता, इंजेक्शन और ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर आपको सांप का मंत्र आता है और नदी के उस पार है तो आप पानी के डूबने तक जाइए, खुद मत डूब जाइए, वहां तक जाकर के मंत्र पढ़िए, मतलब प्रयास अंत तक करिए। सर हम वहां कर आने वाले हैं जहां बलिया के श्रद्धेय चंद्रशेखर ये अकेले ही थे और वो लोकसभा में प्रधानमंत्री का बहुमत पास किए। हम वहां के हैं जहां के श्रद्धेय मंगल पांडे अकेले ही थे और मेरठ छावनी में विद्रोह कर दिया था। हम वहां के हैं जहां के परम श्रद्धेय वीर कुंवर सिंह जी, मतलब रहने वाले साहबा के थे, लेकिन उनका जन्मभूमि बलिया था। नहीं तो जैनेंद्र भाई कल मेरे साथ चैनल पर बैठेंगे तो कहेंगे राकेश भाई तूने झूठ बोला। जैनेंद्र भाई उनका जन्म स्थान बलिया था,
पहले जान लीजिए, उनका ननिहाल था हमारे बलिया साहतवार में और जन्म ननिहाल में हुआ था उनका। उनका गांव था शाहाबाद जिला जो बलिया के बगल में है। तब शाहाबादी बलिया सारा शाहाबादी कहा जाता था जब ये उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं बना था, इस शाहाबाद के अंतर्गत था। आज हम लोगों का जो गांव का जमीन है वो क्षेत्र शाहाबाद वाला डुमराव महाराज, वो हमारे वंश के थे, हमारे ही गोत्र के थे। तो हम लोगों का जो गांव है, जो पुरानी जमीन है वो डुमराव महाराज का जयनंद भाई का। तो अकेले कोई आगे ना आप सब कुछ मैंने कोई किया, मैंने सत्य बोला और सत्य बोलने के लिए बलिया जानी जाती है। तो मित्रों, मेरा ये मांग है कि सीबीएसई को अब से भी पुनर्विचार करना चाहिए, चाहे 1 महीना बाद परीक्षा करवा ले। परीक्षा में कुछ खर्चा नहीं होगा। क्या लगेगा? एक दस्ताना डिस्पोजल, एक मास्क डिस्पोजल और एक शीशी पूरा महीना दिन तक चल जाएगा। कितना छोटा से छोटा भी अगर आप सैनिटाइजर का लेंगे तो पूरा महीना दिन चल जाएगा। मैं बल्क में खरीदा हूँ वो 1-1.5 रुपया 2 रुपया का पड़ता है, वो जो डॉक्टर लगाते हैं। हालांकि ऐसे 10 रुपया का पड़ रहा है, लेकिन वो जो मैंने देखा 2 से 2.5 रुपया का बल्क में पड़ता है, जो सैकड़े में ले रहे हैं। तो और 50 से 60 पैसा का वो ग्लव्स पड़ता है, हालांकि 5 रुपया में लूज पड़ता है। लेकिन अब तो हम सैकड़े में लेकर बाहर निकलने पर ग्लव्स से पता हम लोग निकल रहे हैं। तो सभी बच्चों को परीक्षा केंद्र में आने के पहले एक हाथ में डिस्पोजल ग्लव्स दे दिया जाए, उनके चेहरे पर पुराना वाला मास्क एक डस्टबिन रखा जाए, यहाँ डालो और ये नया वाला मास्क पहनो और जाओ, और उनको हाथ सैनिटाइज करा दिया जाए। वो दस्ताने के साथ परीक्षा देंगे। बेहतर हो कि एक पेन भी पकड़ा दिया जाए। ये कुल मिलाकर के 10 से 15 रुपए 20 रुपया खर्चा होगा एक दिन में। 5 पेपर होता है, मैं 10 पेपर मान लेता हूँ तो 15-50 रुपया 100 रुपया हो जाएगा। 5 से 7 लाख उत्तर प्रदेश में पेपर दिया जाता। आज का मुझे मालूम नहीं, हमारे जमाने में क्योंकि हम लोगों का नंबर लाख में आता था, रोल नंबर इतना लाख इतना। ये मुझे एक्यूरेट फिगर याद नहीं है कि अभी बच्चे कितने हैं, लेकिन 5 लाख 10 लाख होंगे। तो 10 लाख का अगर 100 रुपए के हिसाब से होगा तो कितना होगा? इतना तो हमारे कई नेता घोटाला कर रखे हैं। एक के नीचे कनपट्टे में बंदूक लगाए फटाफट पैसा दे देगा। कितने अभी टाइल के नीचे से निकल गया। पैसे की तो कोई कमी इस देश में है नहीं। अफसरों पर छापा मारिए, उद्योगपतियों को मारिए, नेताओं को मारिए, नहीं होगा तो सरकारी खजाना में मारिए। आप वैसे भी 110 रुपया पेट्रोल कर रहे हैं, 200 रुपया का सरसों तेल हुआ है, 1 रुपया ये कह करके बढ़ाइए कि हम परीक्षा शेष लगा रहे हैं। विश्वास करिए लोग खुशी होकर के देंगे। कहिए कि हम परीक्षा शेष लगा रहे हैं, बच्चों को सैनिटाइजर बांटेंगे, तो उससे होगा कहा कि बच्चों का मूल्यांकन होगा, वो संतुष्ट होंगे कि हाँ हमने नंबर अब लाए हैं तो लाए हैं। अब ऐसे कहेगा कि मैं तो मैट्रिक में बिल्कुल 100 के परीक्षा दिया था, परिणाम खराब हो गया था। दूसरी एक और चीज है, जो लोग पढ़े हैं उनको पता होगा, जब हम लोग 12वीं की परीक्षा दे रहे थे तो हमें पता था कि आगे चल करके बीएससी में एडमिशन नहीं होगा अगर बढ़िया मार्क नहीं मिलेगा तो। हालांकि मैं तो बलिया का विद्यार्थी था, लेकिन जो दिल्ली में बच्चे रहते हैं यहाँ तो मेरी एक बेटी कॉमर्स पढ़ी है, बेटे बाकी 2 साइंस पढ़े हैं। उनको पता था कि अगर 99 से थोड़ा सा भी कम आया ना तो साइंस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो वो लोग 12वीं में 100% की तैयारी करके करते हैं, 100%। क्योंकि 10th में मालूम है 11-12 में उसी कॉलेज में रहना है जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, हटाएंगे नहीं आपको अगर आप फेल नहीं होते हैं तो वो बच्चों का परीक्षा थोड़ा लापरवाही होता है। हाँ विजय भाई नमस्कार। लेकिन ये जो 12वीं का परीक्षा होता है वो जी जान लगा करके बच्चे परीक्षा देते हैं, हाथ तोड़ मेहनत करके, और आप मूल्यांकन करेंगे 10वीं और 11वीं का आधार पर। 11वीं का तो बच्चा परीक्षा नहीं देता, वो कहता है 11वीं का परीक्षा देने जाने से बढ़िया कि घर में तैयारी करें। तो मूल्यांकन आप क्या फेयर कर रहे हैं? हालांकि मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि सीबीएसई बोर्ड में शिक्षाविद होंगे, शिक्षा से संबंधित होंगे, अधिकारी होंगे, उनको पढ़ाई का विषय का ज्ञान होगा, उनको लोगों के मूल्यांकन की जानकारी होगी। और मुझ जैसा आदमी इस पर बोले ये उचित नहीं है। मैं देखो बात लगा रहा हूँ, अपने एक सामाजिक पहलू बता रहा हूँ, सामाजिक वो बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। मेरा अपना मानना है कि परीक्षा करना
सबसे बेहतर होता। अगर आप सब लोग सहमत हैं तो अपनी अपनी सरकारों पर दबाव बनाइए, क्योंकि मैं आज दुनिया का देख रहा था कि 85-86 देश जो कि कोरोना से प्रभावित है, उसमें से कितने देशों ने परीक्षा रद्द दिया। आपको पता है 11 देश ये मात्र हैं जिन्होंने परीक्षा को रद्द कर दिया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने परीक्षा को कोई और विकल्प के सहारे लिया। बहुत सारे देश ऐसा है जिन्होंने परीक्षा को स्थगित करके आगे बढ़ा दिया। लेकिन एक हमारा देश है कि परीक्षा स्थगित करने में भाजपा, कांग्रेस, सपा, सीपीएम, टीएमसी सब एक है। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के सारे बात का खुल्लम विरोध करती है पहले से, लेकिन परीक्षा वाले में सबसे पहले मानी हुई। हाँ जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसका फायदा है। अनाप शनाप मर्जी से बच्चों को पास कर देगी, कहेगी कि सीबीएसई हो। दूसरा क्या है कि अभी स्कूल कॉलेज जो मास्टर बच्चों को निजी तौर पर जानता है वो पास है, और जो नहीं जानता वो बेचारा कम नंबर में आएगा, हो सकता है फेल भी हो जाए। या हो सकता है कि विद्यालय अपना नाम बढ़ाने के लिए सभी लड़कों को ओवर ग्रेडिंग कर दें। ओवर ग्रेडिंग कर देंगे तो बीएससी, एमएससी में एडमिशन, बीएससी और बीकॉम मतलब स्नातक की प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये मेरे हिसाब से सरकारों को इस विषय में सोचना चाहिए। रुपए की कमी नहीं है और ईश्वर की कृपा से कोरोना कम है। जेई का परीक्षा हम करा ही रहे हैं और इंट्रेंस एग्जामिनेशन का परीक्षा करा ही रही है। प्रतियोगी परीक्षाएं, रेलवे की भर्ती का परीक्षाएं हो रहा है, बैंक का परीक्षा हो रहा है, आईएएस का परीक्षा हो ही रहा है। तो ये मैट्रिक इंटर की परीक्षा से क्या बिगड़ जाएगा? एक बार पुनः सरकार इस विषय पर विचार करे। और एक बात जो हमारे इस फेसबुक लाइव में निकल के आया है विशेषज्ञों की तरफ से, कि आखिर जो लोग परीक्षा में मूल्यांकन करते हैं वो फेयर है, वो उचित मूल्यांकन करते हैं। एक बार उनका भी मूल्यांकन हो, उनके भी मूल्यांकन पर विचार किया जाए, तब जा करके बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ प्रतीत नहीं होगा। नहीं तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मित्रों, आप अगर चाहें तो अपने अपने सरकारों से मांग करने के लिए स्वयं सरकार को ट्वीट करके वीडियो बना सकते हैं, ट्वीट करके लिख सकते हैं। और अगर कुछ नहीं करें तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके माध्यम से बात पहुंचे, और तब जा करके सरकारों पर दबाव बनेगी कि देश दुनिया यही चाहती है कि परीक्षा हो। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चों का पढ़ाई के प्रति सक्रियता बना रहे, उदासीनता ना हो, ऐसी मांग, ऐसी शुभकामना मैं राकेश कुमार आप सबको सारों बोलता हूँ।